इस टेस्ट में फोकस करेंगे हम साइंस के प्रश्नों पर, विज्ञान के प्रश्नों पर इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 तक पूछे जाते हैं इसमें, 18 से 20, और कभी कभी इनकी संख्या बढ़कर 22 से 25 तक जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिजड़ की सहायता से पीसते हैं। और अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। अब बताइए उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट है इनमें। देखिए बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिजड़ की सहायता से पीसते हैं। और अंडे के छिलके समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है। देखिए सेकंड वाला तो करेक्ट है, बिल्कुल वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है। और वायु में ऑक्सीजन कितना है, हमारे वायुमंडल में लगभग 21% ना। और नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। तो देखा जाए तो 99 तो हो रहा है ना, तो करेक्ट अभी पहला वाला भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का लगभग 99% भाग ऑक्सीजन जैसे कि लगभग 21%, मतलब 20.95%, और नाइट्रोजन 78.09% बनता है। तो देखा जाए तो 99 बन रहा है ना ये। जबकि शेष 1% में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण मौजूद हैं। इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है कहलाती है वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सही होगा। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है और जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए जो जल है वायु में वो वाष्पन और संघनन के प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है, करेक्ट है। पृथ्वी से ऊपर जाएगा वाष्पन के द्वारा, लेकिन बादलों से नीचे वायु की सहायता से धरती पर आएगा संघनन के द्वारा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जल को पृथ्वी के पृष्ठ से पुनः वापस ले जाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की भूमिका होती है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में, सॉरी ले जाने में नहीं, लाने में मतलब ऊपर से नीचे आएगा। तो वाष्पोत्सर्जन लिखा गलत है ना, वापस तो ऊपर से नीचे तो संघनन की प्रोसेस के द्वारा आता है, नीचे से ऊपर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जाता है। तो लाने में संग्रहण होना चाहिए, ले जाने में होना चाहिए वाष्पोत्सर्जन। तो पहला करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। पृथ्वी को जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल वायु में जाता है पौधों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सही होगा। वायु में प्रविष्ट जल जलवाष्प के रूप में होता है, इससे बादल बनते हैं। ये ठोस, द्रव एवं गैसीय रूप में पुनः धरती पर आ सकते हैं। बिल्कुल देखिए वायु में जो प्रविष्ट जल है जलवाष्प के रूप में होता है, और बादल भी इससे बनते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा। अब ये बरसात के रूप में वापस पड़ते हैं धरती पर। अगर तो बरसात के रूप में पड़ गए तो द्रव अवस्था हो गई। अगर क्या है देखिए ठोस के रूप में, ओले के रूप में पड़ गए तो क्या हो गया, ये गैसीय अवस्था, ये ओले के रूप में पड़ गए तो ये ठोस अवस्था हो गई। वर्षा के रूप में पड़ गए तो द्रव अवस्था हो गई। और गैसीय अवस्था क्या हो गया, जलवाष्प हो गया, मतलब ह्यूमिडिटी जो होती है। तो करेक्ट है तीनों के तीनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो देखिए वायु में प्रविष्ट जल जलवाष्प के रूप में होता है, जिससे बादल बनते हैं। ये जो जल है वो वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में धरती पर पुनः वापस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन उपरोक्त में से किस या किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। मान लीजिए एक गिलास है, ये जो है आइस क्यूब से भरा है, बर्फ से भरा है। अब यहाँ देखिए बूंद 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 बूंद, फ्रीजर से बॉटल निकालते हो ना तो ऐसे बूंद 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 आ जाती है ना। तो क्यों आती है वो, ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आती, तो बूंद बूंद होती नहीं, वहाँ पर उड़ जाता पूरा। तो ये संघनन के द्वारा आती है, कंडेंसेशन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। तो देखिए जलवाष्प के इसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। और बर्फ युक्त जल से भरे
गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्र हो जाती हैं। वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रकृति ऐसी है इन प्रश्नों की कि सीधे सीधे पिछले अगर आप 8 से 10 वर्ष के प्रश्नों को उठाकर देखोगे तो इसी तरह के साइंस के उसमें प्रश्न मिलेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में। छठा प्रश्न है, चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे ना कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट के बारे में चुंबकीय पदार्थ हैं। तो तीसरा तो वैसे भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब 3 करेक्ट है तो ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर। चुंबक कुछ ऐसे पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं भाई। मैग्नेटाइट क्या एक प्राकृतिक चुंबक है। करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं ये पदार्थ। और जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। और हमेशा चुंबक कहाँ रुकता है? नॉर्थ और साउथ की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करती है और विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा होता है ऋणात्मक। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। इस सेल का एक सिरा होता है धनात्मक जबकि दूसरा होता है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या है ये? प्लास्टिक की बोतल, हवा, जानवरों का शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। उपर्युक्त कथनों में से कौन से जो हैं वो विद्युत चालक का उदाहरण हो सकते हैं? अब बताइए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी किस किस में प्रवाहित हो सकती है? प्लास्टिक की बोतल में तो नहीं हो सकती भाई, हवा में भी नहीं हो सकती, मनुष्य का शरीर, जानवरों का शरीर, इनको तो लगता ही है ना करंट। एल्युमिनियम की पत्ती में तो बहुत तेज भागेगी। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, केवल 3 और 4। तो देखिए, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वे विद्युत चालक तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। लकड़ी का गुटका और हवा विद्युत रोधक है जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। जानवरों का शरीर भी इसका बहुत अच्छा चालक है। तो देख, लकड़ी का गुटका हो गया, प्लास्टिक की बोतल हो गई, हवा हो गई, ये तो विद्युत रोधक हो गए। एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक हो गई, जानवरों का शरीर भी विद्युत चालक हो गया, या अपना शरीर मनुष्य का शरीर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपरोक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक हैं? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन बताइए। मान लीजिए आप कोई बाजार से मिरर लेकर आए, उसके सामने खड़े हो, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब आपका जो मुखड़ा है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें अपवर्तन तो किसी काम का है नहीं, ना विवर्तन, तो केवल हो जाएगा इसका रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन, केवल 2। तो देखिए, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। 10वां प्रश्न है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंख पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। बताइए। यहाँ आंसर ये करेक्ट हो जाता जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, लेकिन सर्वोत्तम आंसर यहाँ होगा जब वस्तु पर प्रकाश पड़े और वही प्रकाश आंखों की तरफ आए, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, व्यक्ति वस्तु को तभी देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और फिर वस्तु से आंखों पर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई वस्तु काली क्यों दिखाई देती है भाई? मान लीजिए एक वस्तु है, क्यों काली दिखाई दे रही है ये? क्योंकि वह अंधेरे में रखी होती है। देखिए, गलत है ये तो। वह किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करती, वह केवल सफ़ेद रंग का परावर्तन करती है, वह किसी भी रंग का अपवर्तन नहीं करती। तो रिफ्लेक्शन या अपवर्तन तो यहाँ किसी काम का है नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, वह किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करती इसलिए वो काली दिखाई देती है। अगर वो सफ़ेद रंग का परावर्तन करती तो सफ़ेद दिखाई देती ना। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करती तो वह काली दिखाई देती है। अच्छा, कोई वस्तु दिखाई क्यों देती है? क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए वो दिखाई देती है। अगर काले को परावर्तित करेगी, मतलब मान लीजिए कोई नहीं कर रही है तो काला ही हो गया वो। सफ़ेद को परावर्तित करेगी तो सफ़ेद, पीले को परावर्तित करेगी तो पीला दिखाई देगी, नीले को नीला, हरे को हरा, लाल को लाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? लंबाई का एसआई मात्रक फुट नहीं है, सेंटीमीटर भी नहीं है, मीटर सेंटीमीटर दोनों भी नहीं है, यह है मीटर एसआई मात्रक। तो देखिए, समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया गया है। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे
अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली मतलब एसआई मात्रक कहते हैं। और लंबाई जो है, लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है, मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, झूला और घड़ी के पेंडुलम कौन सी गति करते हैं, बताइए। झूला और घड़ी के पेंडुलम गति करते हैं आवर्ती गति। कौन सी गति? आवर्ती गति। तो ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की गति आवर्ती गति के उदाहरण हैं। अब बताइए, पंखा और कुम्हार का चाक कौन सी गति करते हैं? पंखा और कुम्हार का चाक आवर्ती गति तो कर नहीं सकते, ये करते हैं वर्तुल गति। कौन सी गति करते हैं? वर्तुल गति। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वाहनों की गति कौन सी गति का उदाहरण है? वर्तुल हो गई, आवर्ती हो गई, तो कौन सी बची? सरल रेखीय गति का उदाहरण है वाहनों की गति। तो देखिए, वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलों में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वले वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। अब बताइए, गर्म करने से वले में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? चलिए इसका डायग्राम बना के समझा देते हैं। मान लीजिए एक वो है, ये लोहे की इसमें वो लगी है, इसको हमको गर्म करना है क्योंकि इसमें लकड़ी का बैठा चढ़ाना है। अब इसको जब गर्म करेंगे तो उसका आकार छोटा होगा, बड़ा होगा, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस वलय में बताइए, इस वलय में क्या परिवर्तन होगा? इसमें गर्म करें तो गर्म करने पर देखिए मोटा हो जाता है ना, हल्का सा अपने आकार से जो है बड़ा हो जाता है, तो इसका आकार जो है वो बड़ा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, मतलब फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्था इसमें कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का जो उपयोग है वो बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने में किया जाता है। प्रश्नों की जो प्रकृति है इतनी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट दिख रहा होगा आपको। निम्नलिखित पर विचार कीजिए अभी। गुब्बारे का फटना, दूध का दही में बदलना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। बताइए, उपरोक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित मतलब रिवर्स किए जा सकते हैं? रिवर्स मतलब जो स्थिति प्राथमिक थी वो फिर से वापस आ जाए एक परिवर्तन के बाद। तो एक तरह से क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया ना ये। मतलब एक तरह से इसको इनडायरेक्ट में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, दूध से एक बार दही बन गया तो बन गया, फट गया, वो तो वापस नहीं आएगा दूध। गुब्बारा फट गया तो फट गया, वापस नहीं आएगा। नमक का पानी में घुलना, फिर ये नमक वापस आ सकती है, रिवर्स किया जा सकता है। किसके द्वारा? आसवन के द्वारा। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, बर्तन बन जाएगा, गीला करके उससे फिर से मिट्टी, तो ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर 3 और 4 केवल। तो देखिए, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। गुब्बारे का फटना तथा दूध से दही का बनना, ये जो परिवर्तन है ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में यदि सेक दिया तो उसके बाद वो उत्क्रमित नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पदार्थों के पृथक्करण मतलब सेपरेशन के निम्नलिखित में से कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, बताइए। मतलब आपको बताना है कि पदार्थ के पृथक्करण की इनमें से कौन कौन सी विधियां हैं। निष्बापन, निस्तारण और निस्संदन। तो देखिए, इसमें जो है विनोविंग भी है जिसको बोलते हैं निष्बापन, और इसमें जो है निस्तारण भी है, और इसमें फिल्ट्रेशन भी है, निस्संदन। तो सारे के सारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, निष्पावन निष्पावन है वो, निस्तारण और फिल्ट्रेशन जो है जिसको बोलते हैं निस्यमदन, तीनों ही मिश्रण से उसके अवयवों में पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन मतलब हैंड पिकिंग, चालन, शीविंग और अवसादन जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, थ्रेशिंग और बाष्पन, एवापोरेशन भी मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक करने की अन्य विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा।
जिस विलयन या जिस सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? अच्छा, और अधिक नहीं घोला जाता उसको, मतलब यानी देखा जाए तो क्या हो गया, वो तृप्त हो गया ना, उसको अब और तृप्त होने की आवश्यकता नहीं है, वो संतृप्त है, मतलब ऐसा विलयन। तो इसी तरह से आपको याद रखना है इसको, संतृप्त विलयन ये कहलाता है। तो जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक घोली नहीं जा सके, उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर जो उसकी विलेयता है ना, वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ए हो जाएगा इसका आंसर। उदाहरण के तौर पर यदि आप पानी है, अगर इसमें चीनी डालोगे, इसको हल्का सा बॉयल कर लोगे, तो इसकी विलेयता बढ़ जाएगी। तो देखिए, विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। तो 20 प्रश्न इसमें ऐड किए गए थे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ज़रा कमेंट करके तो बताइए, क्या किसी के 20 में से 19 तक सही हुए हैं क्या? तो हर दिन प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना। और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ चैनल पर चल रही हैं सिविल सर्विस स्टडी पर, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक हर टेस्ट के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब के जो बेल आइकन है उसको प्रेस रखना, ताकि आने वाली टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।